हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं साइंस का, क्लास 10th स्टैंडर्ड का। क्लास 10th का एक नया चैप्टर लाए हैं, 14 चैप्टर्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपने पढ़ा है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस भी पढ़े हैं कि एनर्जी कैन, आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, not destroyed, but can be converted from one form to another form। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और C क्या है कि C है लाइट की स्पीड है। सी इज द लाइट स्पीड ऑफ द लाइट की स्पीड है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, सी स्पीड ऑफ द लाइट, और E क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशंस। तो ये आपने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस हैं ये आपने। अब सन क्या है, मेन सोर्सेस है एनर्जी का, जो इतनी एनर्जी देता है, इतनी लाइट देता है, फिर भी उसकी लाइट खत्म नहीं होती है। उसके अंदर न्यूक्लियर किसकी फ्यूजन की रिएक्शंस होती रहती है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये आपने पढ़ा है। 1H1, 1S2 एंड 1S3, 1H1, 1S2 एंड 1H3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो न्यूक्लियर किसकी रिएक्शंस होती है, फ्यूजन की। फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होती हैं कि जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के हेवी न्यूक्लियस बना लेते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हेवी न्यूक्लियस, जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट करेंगे तो जो हेवी न्यूक्लियस के एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में, दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो से स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, फिजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होती है कि फिजन मतलब ब्रेक होना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस जुड़ करके हेवी न्यूक्लियस का एटम बना लेते हैं, तो ऐसी प्रोसेस का न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस जुड़ करके एक हेवी, मतलब एक जो बिग न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है दो या दो से छोटे न्यूक्लियस में, तो उसको फिजन कहा जाता है। तो फ्यूजन मतलब जुड़ना, और फिजन मतलब बिखरना, टूटना। तो वहाँ जो सन इतनी एनर्जी देता है, इतनी लाइट देता है, फिर भी उसकी लाइट खत्म नहीं होती है। इसका रीजन क्या है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती रहती है, जितनी एनर्जी वो देता है उससे कहीं ज़्यादा बना लेता है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी के सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस हैं। सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ आ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time। मतलब जो ज़्यादा टाइम तक एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी देता रहे विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक हुए, तो उसको हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो व्हाट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आ सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल ऑफ providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time, ज़्यादा टाइम तक जो एनर्जी देता रहे। अब यहाँ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी के कौन कौन से गुड सोर्सेस होने चाहिए, एनर्जी के कौन से गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी होने चाहिए। तो यहाँ सेफ एंड कन्वीनियंट, जो आसानी से पहुँच सके, लोगों तक पहुँचाया जा सके, तो सेफ माध्यम से, विदाउट डेंजरस, बिना कोई किसी खतरे के। तो सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज के लिए सेफ एंड कन्वीनियंट मेथड से जो पहुंच सके। एनर्जी न्यूक्लियर कैन बी यूज्ड ओनली बाय हाईली ट्रेंड इंजीनियर्स with the help of nuclear power plants
इट कैन नॉट बी यूज फॉर अवर हाउस होल्ड पर्पजेस। सेकेंड मेथड क्या है इसका कि इजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, ये गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इजी टू स्टोर, आसानी से स्टोर किया जा सके। इजी टू ट्रांसपोर्ट में जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, तो कोल, पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ देयर प्रोडक्शंस टू द कंज्यूमर्स। जहां उनका प्रोडक्शंस होता है वहां प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। इजी टू स्टोर, आसानी से स्टोर किया जा सके, जैसे ह्यूज स्टोरेज टैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डीजल को, पेट्रोल को स्टोर करने के लिए एक ह्यूज स्टोरेज टैंक की ज़रूरत होती है। तो इजी टू स्टोर, आसानी से स्टोर किया जा सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, मतलब सेफ और कन्वीनियंट वेज में यूज किया जा सके। ये क्या है, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ गुड फ्यूल क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए गुड फ्यूल्स के। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, जो गुड फ्यूल होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, लेस स्मोक, स्मोक कम दें। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और लेस स्मोक, कम स्मोक दें। लेस रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, उसमें जो जब हम कोई चीज़ जलाएं तो वो मतलब रेजिड्यू कम छोड़ें, जो अवशेष है उनका कम होना चाहिए, राख ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इजी अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबल हो, तो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो आसानी से होनी चाहिए, तो इजीली अवेलेबल हो, ठीक। और इनएक्सपेंसिव हो, क्या हो, इनएक्सपेंसिव। फिर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से स्टोर किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ये गुड फ्यूल के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो गुड फ्यूल के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। सेकेंड, लेस स्मोक, स्मोक कम दे। थर्ड, लेस रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, लेस रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। थर्ड, इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबल, आसानी से हो जाए, इजीली अवेलेबल हो। एंड इनएक्सपेंसिव एंड सिक्स पॉइंट, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी में दो टाइप से इनको क्लासीफाई किया गया। एनर्जी को, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, एक तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है कि ऐसे एनर्जी के सोर्सेस जिसको इनएग्जॉस्टेबल हो, मतलब रिन्यू किया जा सके, वो इनएग्जॉस्टेबल हो, ठीक। जैसे उनको रिप्लेस किया जा सके, यूज करने के बाद उनको रिप्लेस किया जा सके और बार बार यूज किया जा सके उनको, तो वो आपके अनलिमिटेड अमाउंट में हो, नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में हो। तो ये और शॉर्ट पीरियड ऑफ, मतलब रिलेटिविटी क्या हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, तो उनको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ठीक। बायोमास एनर्जी जैसे फायरवुड हो गया, एनिमल डंक, बायोग्रेडेबल वेस्ट हो गया, सिटीज और क्रॉप्स वगैरह, क्रॉप्स के रेसिड्यूज हो गए। तो ये सब क्या है, बायोमास एनर्जी, जिसमें फायरवुड आता है, एनिमल डंक आते हैं, एनिमल डंक। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज फ्रॉम सिटीज एंड क्रॉप्स रेसिड्यूज कॉन्स्टिट्यूट बायोमास। तो यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ये मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, इनको रिन्यू किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, दैट इज विच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज देम। जब हम उनको यूज करें तो वो रिप्लेस किए जा सके। एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज
which are inexhaustible, that is which can be replaced as we use them and can be used to produce energy again and again. These are available in an unlimited amount of nature. These are available in an unlimited amount in nature and develop within a relatively short period of time. ये short period of time मतलब डेवलप किए जा सकते हैं. इनके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जिसमें काउडंग और फायरवुड ये आ जाते हैं. फिर एडवांटेज इनके क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के क्या क्या एडवांटेज हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है. तो ये मतलब अर्थ पर सनलाइट, इनको आप लिख सकते हो कि दीज सोर्सेस विल लास्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. दीज सोर्सेस आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर. इनका कोई कॉस्ट नहीं होता. जैसे हवा चल रही है तो हवा का आपको कॉस्ट नहीं देना है कि कितने आप मतलब लाइट सन की आ रही है, तो उसको आपको ये नहीं कि हमारे देश में ज़्यादा लाइट पड़े दूसरे देश में कम पड़े. तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं और इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें वो डिवाइड नहीं होती हैं. जो ह्यूमन बींग्स की चीज़ें हैं वो इंसान डिवाइड करता है, मकान बनाता है तो उसकी अपनी चीज़ें हैं, वो अपने घरों में क्यों घुसने देगा. लेकिन जो हवा चलेगी तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा हवा मिल जाए हमें कम मिले, या आप रोक लो कि नहीं इनको हवा मत दो, गॉड ईश्वर से प्रार्थना करो, तो ऐसा नहीं है. तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो अनडिवाइडेड होती हैं, वो डिवाइड नहीं होती हैं, वो सबके लिए बराबर होती है. सनलाइट आती है तो सभी के लिए आती है, समान रूप से आएगी. तो यहाँ वो मतलब डिवाइड नहीं होती हैं. आकाश अर्थ की चीज़ें हो गई तो अर्थ क्या है, सभी रह सकते हैं उस पर, सभी जीव जंतु रह सकते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स रह सकता है ऐसे सभी जीव रह सकते हैं उस पर. तो यहाँ अनडिवाइडेबल होती हैं. तो दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होता है. दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, नेचर में फ्रीली अवेलेबल होती हैं, इनका कोई कॉस्ट नहीं होता है. दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर एग्जॉस्टेबल. जो रिन्यूएबल सोर्सेस होती हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होती हैं, और ये क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होती हैं. एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड. अगर एक बार उनको यूज कर लोगे तो दोबारा रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं. अगर आप एक बार उनको यूज कर लोगे तो दोबारा वो रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं. तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज which are exhaustible and cannot be replaced once they have been used. These sources have been accumulated in nature over a very long period of millions of years. कई सालों से यूज किए जा रहे हैं, millions of years. ठीक, नेचर में जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया. तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं. All these fuels are called fossil fuels. इनको हम fossil fuels भी कहते हैं क्योंकि ये इंसान की हड्डियों वगैरह से, जो नीचे आप पढ़ोगे कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में कि प्लांट थे अचानक, जो बायोलॉजी के मेथड से आपने एक्सप्लेन किया है, पढ़ा भी है 9th क्लास में. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के, तो ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज, इनका ज़्यादा यूज होता है. दीज सोर्सेस आर फास्ट डिप्लेटिंग, ये ख़त्म होते जाते हैं. तो ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज, इनका ज़्यादा यूज किया जाए तो दीज सोर्सेस आर फास्ट डिप्लेटिंग, तो ख़त्म हो जाएंगे, एक टाइम आएगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवरी करना इनका मतलब आसानी से नहीं हम डिस्कवर कर सकते, तो डिफ़िकल्ट होता है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दीज सोर्सेस. These sources are a major cause of environmental pollution. Environmental pollution का ये major causes बनते हैं. तो these sources are a major cause of environmental pollution. Environmental pollution के major causes बनते हैं. Fossil fuels क्या हैं, तो fossil fuels are the remains of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the early millions of years ago due to some natural processes. These fossil fuels are non-renewable sources of energy and cause environmental problems due to pollution. तो fossil fuels are the remains of prehistoric plant,
जो पहले से एनिमल्स वगैरह थे उनकी हड्डियां नीचे नीचे धंसते गए, फिर नीचे वो पेट्रोल डीजल्स के फॉर्म में मतलब इकट्ठा हो गए। तो अर्थ पर प्लांट वगैरह थे, तो ये अचानक भूकंप आया, अर्थक्वेक हुआ, तो ये प्लांट जो ऊपर थे वो नीचे धंस गए, गिर गए। गिरने के बाद उन पर बैक्टीरिया ने रिएक्शंस किया, तो वो मतलब नीचे जाके सड़न पैदा हो गई, उन्हीं से पेट्रोल डीजल से बने। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्ली millions of years ago due to some natural processes. These fossil fuels are non-renewable sources of energy and cause environmental problems due to pollution. अब फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कैसे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म हुए? तो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एन इंटायर ऑर्गेनिज्म आर इट्स पार्ट ऑफन गेट बरीड इन सैंड और मड. These then decay and disintegrate, leaving no sign of their extension. In fact, the harder parts of an organism after their death settle down and covered by sediments and subjected to extreme pressure and temperatures, or the earth converts into fossil fuels, the process being referred to as fossilization. तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो मैं फॉसिल फ्यूल्स क्या है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एन इंटायर ऑर्गेनिज्म आर इट्स पार्ट्स ऑफन गेट बरीड इन सैंड और मड. दीज देन डिके एंड डिसइंटीग्रेट, लीविंग नो साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. In fact, the harder parts of the organism after their death settle down and are covered by sediments and subjected to extreme pressure and temperature on the earth converts them into fossil fuels, the process being referred to as fossilization. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या थे कि जैसे अर्थ पर कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट थे, एनिमल्स थे, फिर ये मतलब एक अचानक भूकंप आया और ये धंसते गए, इन पर बैक्टीरिया ने लास्ट में एक्शन किया और ये मतलब फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में, पेट्रोल डीजल्स के फॉर्म में नीचे जाके रिजर्व हो गए. तो जब हम इनकी डिस्कवरी करते हैं, खुदाई करते हैं, तो पेट्रोल डीजल्स के फॉर्म में ये निकलते हैं, लेकिन सब जगह नहीं निकलते, इसलिए ये क्योंकि अर्थ रोटेशन करती है ना. अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द फॉसिल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वंस यूज कैन नॉट बी रिन्यूड. क्योंकि फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं. ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है. जैसे सन की लाइट है और जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है कि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जितना चाहो उतना यूज करो. ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इनका एक बार यूज कर लिया जाएगा तो दोबारा इसको रिगेन नहीं किया जा सकता. फिर से हमें डिस्कवरी करना पड़ेगा दूसरे जगह पर जाके, या उसी जगह पर कहीं और जाके हमें डिस्कवरी करना पड़ेगा कि यहाँ पेट्रोल डीजल है कि नहीं है. तो यहाँ पर द फॉसिल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिन्यूड. एक बार यूज करने के बाद ये रिन्यू नहीं किए जा सकते. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स काजेज एयर पोल्यूशन. इनके बर्निंग से एयर पोल्यूशन होता है. द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स इन द अर्थ आर लिमिटेड. ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स इन द अर्थ आर लिमिटेड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड सून. अब यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के बारे में. थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है. तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, तो थर्मल पावर प्लांट मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट होता है. तो थर्मल पावर प्लांट क्या है? इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, यूज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. यूज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? ट्रांसमिशन वेरी एफिशिएंट होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज वेरी एफिशिएंट. द स्टीम produced by burning of fossil fuels runs the turbine to produce electricity. The steam produced by burning the fossil fuels को बर्न करके जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, रन्स द टर्बाइन को रन करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब हॉट वाटर हम उस पर डालते हैं.
sources of energy are also classified as conventional sources of energy and non conventional sources of energy. तो यहाँ सोर्सेस ऑफ एनर्जी दो टाइप से क्लासीफाई की गई, एक तो कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और एक नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. अब कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आ गया इसमें, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस हो गया. हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं. एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, जो रिवर में वाटर फ्लो होता है उसको हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है. तो conventional sources of energy are those which are used extensively and meet a marked portion of our energy requirement and these are fossil fuels. तो कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जी सोर्सेस होते हैं जो एक्सटेंसिवली यूज की जाती हैं और जो मतलब मार्क पोर्शंस में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो मार्क पोजीशन में मिलती हैं, मार्क्ड पोजीशंस में जो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए मिलती हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी हो गया, एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, ठीक. बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी. बायोमास एनर्जी और विंड एनर्जी ये दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक, एंशिएंट टाइम से. नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? तो ऐसे एनर्जी के सोर्सेस जो विच आर नॉट यूज्ड एज एक्सटेंसिवली, जो एक्सटेंसिवली यूज नहीं किए जाते हैं, वो नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं. एंड मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली ऑन ए लिमिटेड स्केल, और लिमिटेड स्केल में हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वो यूज किए जाते हैं. जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ओशियन एनर्जी हो गया, ठीक, सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी, टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी हो गया, ठीक, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में. कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ओशियन में टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मतलब कैटेगरी में आएंगे. These sources of energy which have been tapped with the aid of advances in technology to meet our growing energy needs are also called alternative sources of energy. इनको हम alternative sources of energy भी कहते हैं. Alternative sources of energy, fission and fusion. What is the, ये कई बार पेपर में आया है कि what is the difference between nuclear fission and fusion. तो फिजन में मैंने बताया था कि ब्रेक होता है एक हेवी न्यूक्लियस, दो या दो से छोटे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, तो इस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है. FISSION, फिजन. फिजन मतलब विखंडन, किसी का खंडन होना, विखंडन प्रोसेस हो गया. और एक होता है फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन. फ्यूजन मतलब संलयन होना, जुड़ना, इसको हम संलयन भी बोलते हैं. संलयन मतलब जुड़ना. जब दो या दो से छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक हेवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे. और फिजन में क्या है? जब एक हेवी न्यूक्लियस दो या दो से छोटे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको हम विखंडन कहेंगे, फिजन कहेंगे. तो फ्यूजन मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ करके एक हेवी न्यूक्लियस एटम्स बनाते हैं, और इसमें हेवी न्यूक्लियस का एटम्स ब्रेक होता है जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं. जैसे आपका थोरियम हो गया 90, ठीक, यूरेनियम हो गया 92,238, ठीक, पोलोनियम हो गया. तो थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम, जब इन पर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में, दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस के एटम्स में ब्रेक हो जाता है. थोरियम हो गया, यूरेनियम 92,238 हो गया, पोलोनियम हो गया, तो जो हेवी न्यूक्लियस के एटम्स होते हैं. तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? तो न्यूक्लियर फिजन में इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई में. तो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई में. न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है ये. इट इज कैरीड आउट बाय द बम्बार्टमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवर ए हेवी न्यूक्लियस. इट इज अ चेन रिएक्शंस, ये चेन रिएक्शंस है. इट इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इट इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस है. इट प्रोड्यूसेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी.
बहुत सारी जब ब्रेक होता है तो बहुत सारी हीट निकलती है, तो जिससे हम पानी गर्म कर लेते हैं। नदियों के पानी को बांध बना के रोका जाता है और उसमें जो हेवी न्यूक्लियस के एटम्स होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट करके पानी को गर्म किया जाता है। फिर गर्म करके उस गर्म पानी मतलब हीट वाटर को टरबाइन पर डालते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो इससे क्या है कि जहाँ पर मतलब सब जगह नहीं जनरेट कर सकते, तो जिस एरिया में पानी नदियाँ होती हैं तो उस एरिया के लोगों को खाली किया जाता है, पहले खाली कराया जाता है, खाली करा करके उनको दूसरे जगह जगह दिया जाता है। फिर नदियों के पानी को रोका जाता है डैम बना करके, और फिर जो हेवी न्यूक्लियस के एटम्स हैं उन पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं और वो ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने से बहुत सारी लाइट और हीट निकलती है, जिससे पानी गर्म हो जाता है। ऊपरी लेयर जो वाटर का ऊपरी लेयर है गर्म हो जाएगा। फिर गर्म वाटर को टरबाइन पर डालते हैं, टरबाइन पर डाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। टरबाइन रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो इससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। नदियों के पानी में मछलियाँ वगैरह होती हैं, जो कीड़े होंगे वो सब मर जाते हैं, तो बीमारी फैल जाती है। तो इसलिए जो वहाँ के निवासी हैं उनको दूसरे जगह दूर मतलब जगह दिया जाता है, तो उनके रोजगार छिन जाते हैं। क्योंकि जब दूसरे जगह जाएंगे तो जो आदमी जहाँ रह रहा है वहाँ एडजस्ट था, उसके बाद दूसरे जगह जाने में एडजस्ट होने में टाइम लगता है उसको, तो इससे लॉस भी होता है जो लोग वहाँ के पीपल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके मतलब ड्रॉबैक्स हैं, कमी हैं। ठीक, तो इट प्रोड्यूसेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन के केसेस में फिजन प्रोडक्ट्स आर हजार्डस प्रोडक्ट होता है इसमें। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस में बाइंड होकर के और एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इट इज कैरीड आउट बाय हीटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। इट इज नॉट ए चेन रिएक्शंस। न्यूक्लियर फिजन क्या है, चेन रिएक्शंस है, और न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शंस नहीं है। और न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, ये कंट्रोल नहीं की जा सकती, तो इट इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन में इट प्रोड्यूसेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत सारी लाइट और हीट से बहुत सारी एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी निकलती है। और इसमें क्या है, ये इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिजन। तो इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी निकलेगी उससे कहीं ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन में निकलती है। जो सन इतनी लाइट देता है तो उसकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स वहाँ पर रिएक्शंस करके न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस करते हैं। तो जितना एनर्जी वो देता है उससे कहीं ज़्यादा बना लेता है, इसलिए उसकी एनर्जी कई सालों से चलती रहती है, मिलियंस ऑफ ईयर से, और पता नहीं कब तक चले। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा हीट और लाइट होती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते रहते हैं और वो जो मतलब ब्रेक भी होते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, मिल करके एक हेवी न्यूक्लियस बनाते रहते हैं, तो उसके ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन में जितनी एनर्जी मतलब हीट एनर्जी होती है उससे कहीं लाखों अरबों गुना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो ये अनकंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिजन प्रोडक्ट्स आर हजार्डस, और ये कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं, तो इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, क्योंकि सन की लाइट आती है तो उससे पोल्यूशन नहीं होता। कोई पानी है, पानी ही मतलब जो टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, और इससे पोल्यूशन होता है, इससे लोगों का रोजगार छिन जाता है, बीमारियां फैलती हैं, उससे कोई बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं। अब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पहला हो गया, पहला पार्ट आपका सोलर एनर्जी का हो गया। तो सोलर एनर्जी क्या है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन in the form of heat and light. The energy produced by the sun in the form of heat and light energy is called as solar energy. तो सोलर एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो सन के द्वारा हीट और लाइट के फॉर्म में ऑब्टेन की जाती है, उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है हीट और लाइट के फॉर्म में, तो उसको हम सोलर एनर्जी कहेंगे। तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। सोलर रेडिएशंस कैन बी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल्स या फोटो वोल्टेइक सेल। जो फोटो वोल्टेइक सेल को हो चाहे सोलर सेल, तो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो कन्वर्ट की जा सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी में, किसके द्वारा, सोलर सेल्स के द्वारा या फोटो वोल्टेइक सेल के द्वारा।
जो फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं वो सोलर रेडिएशंस को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। जो फोटो वोल्टेइक सेल्स होते हैं या सोलर सेल्स होते हैं वो सोलर रेडिएशंस को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे उनमें सिलिकॉन सोलर सेल्स लगे होते हैं। सोलर सेल्स अरेंज ऑन ए लार्ज फ्लैट शीट फ्रॉम अ सोलर पैनल। तो सोलर सेल्स अरेंज ऑन ए लार्ज फ्लैट शीट फ्रॉम अ सोलर पैनल। सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड and large glass plate to trap solar radiations by greenhouse effect। तो ये सोलर एनर्जी के आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड ए लार्ज ग्लास प्लेट टू ट्रैप सोलर रेडिएशंस बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोलर सेल्स अरेंज ऑन ए लार्ज फ्लैट शीट फॉर्म अ सोलर पैनल। Photovoltaic cells converts solar radiation directly into electricity through silicon solar cells। सोलर रेडिएशंस कैन बी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल्स या फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो इनको आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अब इसके सोलर कुकर्स के एडवांटेजेस क्या हैं? तो इको फ्रेंडली होता है, ये रिन्यूएबल है और रूरल एरियाज में यूज किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर लाइट सन की रेज आती रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती रूरल एरियाज में। तो वहाँ बहुत तेज़ सूर्य की रोशनी आती है तो वहाँ यूज किए जा सकते हैं क्योंकि लकड़ी वगैरह आजकल पेड़ लोग कम लगाते हैं। पेड़ वगैरह लगा वो पैसे भी नहीं होते रूरल एरियाज में। ग्रामीण में कहाँ इतने खेती में कहाँ पैसे होते हैं कि उनको मतलब वो गैस सिलेंडर ला के या पेट्रोल क्या नाम है केरोसिन यूज करें तो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स होती है। अर्बन एरियाज में क्या है लोग रोजगार आसानी से मिल जाता है तो मतलब सिलेंडर वगैरह तो उनके पास खेती का कोई ऑप्शंस नहीं होता है। रूरल में क्या है ग्रामीण में उनका मेन जो ऑक्यूपेशंस है वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि कृषि में खेती करते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है बह जाता है, कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी बाढ़ आता है बह जाती है, कभी नीलगाय जो जानवर होते हैं वो खेतों को फसल को नष्ट कर देते हैं तो आपदाओं से वो मतलब नहीं बचा पाते हैं। नीलगाय हो गया, सांड बहुत से लोग छोड़ देते हैं, सांड वगैरह तो उससे खेत नष्ट हो जाते हैं तो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पर ये यूज किए लेकिन कॉस्टली होते हैं। इतने पैसे उनके पास नहीं होते तो कॉस्टली होते हैं लेकिन अगर रखें तो आसानी के साथ वो मतलब खाना वगैरह पका सकते हैं। तो सोलर कुकर्स का इको फ्रेंडली होता है, रिन्यूएबल होते हैं, यूज्ड इन रूरल एरियाज में यूज किए जाते हैं। रिटेन्स ठीक ऑल द न्यूट्रिएंट इन फूड ड्यू टू स्लो कुकिंग। ठीक तो रिटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट क्योंकि जब फास्ट कुकिंग आप गैस वगैरह पर बनाते हो तो उसमें क्या है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट जल जाते हैं।